मित्रों, कार्की जी हैं, राय जी हैं और हमारे मित्र हैं, और यहाँ पर दो भविष्य भी बैठे हैं। एक गगन थापा नेपाल से और सुधाकर सिंह इंडिया से, और ज़्यादातर लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। मित्रों, अभी मैं ऊपर बैठा था, पहले आ गया था, तो ये पलटन जी और मनदीप जी या शेखर जी या और लोग परिचय करा रहे थे कि ये हमारे 8 जिले के सचिव हैं, ये सिरहा के हैं, ये वहाँ के हैं। कई लोगों से मेरा परिचय करा रहे थे। मैं उन तमाम पीढ़ी, और मुझे खुशी हुई कि नौजवान उसमें बड़े ज़्यादा हैं और बलशाली नौजवान हैं, शेखर गिरी की तरह नहीं। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, क्या आपको मालूम है कि आप ये पद पर हैं, या जो आप इस समय लोकतंत्र को महसूस कर रहे हैं, या उससे भी बड़ी बात, जो आज राजनीतिक दल चाहे किसी पार्टी का हो, आज जो राजनीतिक दल यहाँ हैं, क्या वो ये जानते हैं, क्या उनको एहसास है कि इसको लाने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी है? बीपी कोइराला, गणेश मान सिंह, भट्टराई जी या मनमोहन अधिकारी या भंडारी जी, इन लोगों को तो सब जानता है। लेकिन जब ये एग्जाइल में थे, जरा कष्ट समझिएगा, और सब मध्यम परिवार के थे, भारत में थे, बनारस, गोरखपुर और पटना, ये 3 अड्डे थे जहां लोग रहते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या उनमें समर्पण था, कि न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, और कोई भविष्य नहीं। फिर भी वो जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए, अच्छे नेपाल के लिए अपनी जिंदगी को लगा रहे थे। अब मैं प्रदीप जी का जिक्र करता हूं, क्यों इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग प्रिविलेज क्लास थे, प्रिविलेज क्लास का मतलब जिसका नेता से सीधा संबंध था, और नेता उस समय कौन थे? वीपी थे, या उनके परिवार से था, तो उनको एक्सेस था। लेकिन ऐसे लोग जिनमें दीवानगी तो थी लेकिन कोई संपर्क नहीं था, इन सब के नेता या सबके रक्षक प्रदीप गिरी हुआ करते। और कल्पना नहीं कर सकते आप, मेरे ऊपर बड़ा वारंट रहता था उन दिनों। मतलब मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण देके समझाना चाहता। कितना मिनट? 10 मिनट, 5 मिनट? अच्छा, यानी नहीं, हम जरा सा एक बार में ही लोकतंत्र और वो सब थोड़ा सा कर दें, फिर तो हम लोग खोजा करते थे कि रात को कहां सो सकते हैं, क्यों रात को ही छापा पड़ता था। तो एक मकान था जो किसी कलकत्ता के सेठ का था, वहां एक आदमी मैं देखता था कि वो चौकीदारी करता है। उससे दोस्ती की कि भाई रात को सो जाने दिया करो। उसका नाम इंद्राज था। उसने हम लोगों को अलाउ कर दिया, तो हम लोग एक दिन उसको प्रदीप गिरी से मिला लिए। 3-4 घंटा तो उसको कई बार मैं भाषण खूब दिए, और जब वो पक गया तो उससे कहते हैं कि सुनो, कुछ है, यानी पैसा है, कुछ तनख्वाह मिलती है ना तुमको? कहां? तो कहीं ये पर्चा है, जाओ फलाने प्रेस में पैसा दे देना और ये पर्चा छपवा के लाना।
यानी इस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को जो लोकतंत्र के लिए समर्पित थे उसके लिए तैयार किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज मैं ऐसा महसूस करता हूं, मैं ज्यादा नेपाल से आना जाना नहीं करता, लेकिन मुझे डर है कि सरकार की विफलताओं को लोग लोकतंत्र की विफलता न समझ लें। और नौजवानों, अगर तुम्हारे पास विचार नहीं होगा, विचार के प्रति दृढ़ता नहीं होगी, तो जान लेना ना आप समाज का काम कर पाओगे ना अपना काम कर पाओगे। और लोकतंत्र कोई शासन पद्धति खाली नहीं है, लोकतंत्र एक जीवन शैली भी है। और समाजवाद उसी के साथ जुड़ा हुआ है। समाजवाद का कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। वो प्रदीप जी पढ़ते थे, मैं तो श्रमजीवी था, प्रदीप जी बुद्धिजीवी थे, उनके साथ रह के कुछ सीख लेता था, या विद्वान लोगों के साथ। मेरी समझ में तो समाजवाद क्या है, आप भी समझ लो कि सत्ता का विकेंद्रीकरण न हो, धन का विकेंद्रीकरण न हो, समानता का समाज हो, चाहे वो समानता स्त्री पुरुष की हो, जाति की हो, धर्म की हो। ये समाजवाद की पहली सीढ़ी होती है। यानी हम काम करें तो हमको एक वेतन मिले और हमारी बहन काम करे तो इसको दूसरा वेतन मिले, ये समाजवाद नहीं। लोग कहते हैं समाजवाद का मतलब कोई एक नहीं, समाज को एक मानवीय दृष्टि देके समानता का समाज और बनाना समाजवाद की पहली सीढ़ी हुआ करती। समाजवाद जहां रहेगा वहां पर आपको अहिंसा को भी मानना होगा। हमारे मित्र श्री राम कार्की जी के पास भी हथियार की कमी नहीं थी, राजा के पास भी हथियार की कमी नहीं थी, तो नौकर से ही मंगा लिया। और जो 10-15 अखबार का, सब अखबार ऐसे ही वहां पर फेंक के चले गए। क्यों? उस दिन उनके पास हो सकता है कि कोई खास पढ़ने की चीज नहीं हो, तो वो उसके लिए जो एडिटोरियल पेज पर लेख होते हैं ये उनका पढ़ने का था और अपने वर्कर्स को पढ़ाने का हमेशा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के लिए जितनी कुर्बानियां हुई हैं, नौजवान लोगों, आप उसको आगे बढ़ाते चलो, उठते बैठते चलाते रहो, वही आपको रास्ता बनाएगा, भविष्य बनाएगा। हमको उम्मीद है, क्योंकि बहुत से लोग हमको दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जो जैसे भारत का है कि वहां पीढ़ी हमारे जैसे लोगों की हो गई, वैसे ही नेपाल में भी जो सीनियर लीडर्स की पीढ़ी बदल रही है। इसलिए एक लोकतंत्र के लिए, समाजवाद के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए और हमेशा उन कुर्बानियों को याद रखना और आगे वैचारिक स्तर पर वैचारिक आग्रह नेपाल में नेपाली कांग्रेस करे, अन्य राजनीतिक दल करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू सर।